वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक, उसमें लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक का नाम है लिक्विड स्टेट्स। ठीक है, इसके पहले हमने गैसियस पढ़ा, सॉलिड स्टेट ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो आज इसका लास्ट टॉपिक होगा लिक्विड स्टेट्स। और उसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इज वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ठीक है, तो आज हम इनको समझेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है एंड वेपर प्रेशर क्या है लिक्विड का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो गेट रेडी नाउ। फर्स्ट इज लिक्विड स्टेट। सो लिक्विड स्टेट इज इंटरमीडिएट बिटवीन गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लिक्विड स्टेट क्या होता है, जनरली सॉलिड और गैस के बीच का इंटर स्टेट होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में इंटरमीडिएट होता है। दे पॉजेस फ्लूइडिटी लाइक गैसेस बट इनकम्प्रेसिबिलिटी लाइक सॉलिड्स। एक इनके बीच में क्यों होता है, क्योंकि ये सॉलिड की तरह उतने इनकम्प्रेस नहीं होता है और गैसियस की तरह इनमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे हम पानी गिराए ना ऑटोमेटिक वो फ्लो करेगा। ठीक, फ्रॉम हायर टू लोअर ग्रेडियंट की तरफ जाएगा। ठीक है, स्लोप की तरफ ऑटोमेटिक बहेगा। Thus the liquid state is regarded as a condensed gas। इसको हम क्या बोल सकते हैं, condensed gas और molten solid। सॉलिड की तरह भी है, लिक्विड की तरह भी है, गैस की तरह भी है। तो गैस में कौन सा गैस हो गया, कंडेंस गैस। ठीक, और सॉलिड में कौन सा है, मोल्टेन है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। सॉलिड में जनरली फ्लूइडिटी नहीं होती। The following general characteristics are exhibited by liquids. So what are the general characteristics of liquids? The first point is liquids have no definite shape, no doubt. They take up the shape of the vessel or container in which they are put। एक लिक्विड का कोई जनरल शेप नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं होता। जिस भी आप कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा। जैसे पानी को हम गिलास में रखें तो गिलास का शेप ले लेगा, कप में रखें तो कप की तरह हो जाएगा। एक बॉटल में रखते हैं तो बॉटल की तरह हो जाएगा। नहीं। सेकेंड क्या होता है, दे लिक्विड हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम बट देयर वॉल्यूम क्या होते हैं, डेफिनिट होते हैं। दे आर नॉट क्वाइट फ्री टू ऑक्यूपाई एनी स्पेस। एक गैस की तरह नहीं है कि आप एक जगह गैस यहाँ रखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपको दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या है, एज द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर क्लोजली पैक्ड द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड आर मच हायर देन इन गैसियस स्टेट। तो डेंसिटी का कंपेयर करें तो इन जनरल सॉलिड स्टेट में डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में आएगा और सबसे कम होता है गैसियस में। तो गैसियस के कंपेरिजन में इनकी डेंसिटी लिक्विड की क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा गैस से ज्यादा होता है। ठीक, लिक्विड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल कंपेयर टू गैसेस। गैसेस के कंपेयर में जनरली क्या होते हैं, थोड़े रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस में, सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। ठीक, लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली इन कंपैरिजन टू गैस। तो इनमें डिफ्यूजन होता है बट गैस के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है। क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा गैस से थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन लिक्विड क्या होता है, इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड में, इसलिए इनमें डिफ्यूजन सबसे कम होता है, नहीं के बराबर होता है। उसके बाद होता है लिक्विड में एंड देन होता है गैस में। तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या बोलते थे, सबसे वीकेस्ट था, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए लिक्विड में क्या होता है, इन बिटवीन होता है, इन दोनों के बीच में। ठीक, तो इसलिए गैस के मॉलिक्यूल से ज्यादा डिफ्यूजन होता है किसमें, लिक्विड में। क्लियर। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी लिक्विड स्टेट्स का। लिक्विड स्टेट्स पहले समझ रहे हैं ना कि होता क्या है। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जनरली देयर आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिक्विड स्टेट्स। लिक्विड स्टेट या लिक्विड है तो उसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अप टू सम और ग्रेटर एक्सटेंट। तो फर्स्ट नाम आता है वेपर प्रेशर। तो देखिए नाम में ही आपको वेपर मतलब वेपर और प्रेशर मतलब प्रेशर। ठीक, मतलब when a liquid is in confined closed container equilibrium exists between the liquid and its gaseous phase। जब किसी लिक्विड को अगर हम किसी कंटेनर में रखें तो उसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम बनता है, किसके बीच में, लिक्विड और गैसियस फेज के बीच में। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देकर समझना है। ठीक, दिस इक्विलिब्रियम exists regardless of the temperature inside the container and the temperature of the liquid। ठीक, इट डज नॉट मैटर कि आपने उसको 25 पे रखा है या 35 पे रखा है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बट एक इक्विलिब्रियम बनेगा।
The equilibrium exists due to the fact that some of the particles in the liquid, essentially at any temperature, will always have enough energy to escape the intrinsic cohesive forces and enter the gaseous phase. तो लिक्विड से गैसियस फेज में जाना इसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। ठीक, वेपर फेज में जाना दैट इज वेपराइजेशन। ठीक, चलिए अब डिफाइन करते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट एनी टेम्परेचर may be defined as the pressure exerted by the vapor pressure present above the liquid in equilibrium with the liquid at that temperature। ठीक, चलिए यहाँ से 2 पॉइंट है। तो प्रेशर इज प्रेशर नो डाउट, बट किसके लिए? ड्यू टू वेपर, किसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, और ये वेपर हमें मिलेगा कब? और जब भी हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे तो याद रखिए कि देयर मस्ट बी इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड इट्स वेपर। वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम बनना है। ठीक है, तभी हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे। और उस इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर क्रिएट होगा वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 फिगर आपको दिखाया हुआ है। ये फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3। फिगर 1 में क्या है कि अगर आप कोई भी कंटेनर रखिए, इसमें लिक्विड को और क्लोजली पैक्ड 100% सील्ड कंटेनर में रख दे, एकदम सील्ड है ये। ठीक, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पढ़ा हुआ था, तो उसके हिसाब से मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ लिक्विड में भी होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस लिक्विड स्टेट को छोड़ के ऊपर वेपराइज हो जाएंगे। तो लिक्विड से किस में जाएगा? वो वेपर में जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। ठीक, तो ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं। अब वो ऊपर जाएगा, क्लोजली सील्ड है, 100% क्लोज्ड है, क्लोज कंटेनर में रखा है हमने। ठंडा होगा, और जब वेपर ठंडा होता है तो फिर क्या होता है? लिक्विड में वापस आएगा। ठीक है, तो फिर ये वापस आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, क्लोजली सील्ड है तो दे कैन नॉट एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर। वो हमें ठंडा होंगे, टकराएंगे। जैसे ना कुकर आप सीटी देता है, प्रेशर कुकर, तो इसके ऊपर अगर आप कुछ रखिए तो वो वेपर जो निकल रहा है वो कंडेंस होता है, और वहाँ में आपको क्या बन जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स। जब वो ठंडा होगा तो क्या बनेगा? लिक्विड। ठीक, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, एक इक्विलिब्रियम यहाँ में थोड़ी देर बाद क्या होगा? बनेगा, क्योंकि पहले नीचे से ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपराइजेशन क्या होगा? बढ़ेगा। एक ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, फिर नीचे आएगा। मतलब आफ्टर सम टाइम क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम यहाँ में बन जाएगा। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम बनेगा, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, तो यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इकट्ठा होंगे, एक एग्रीगेट होंगे। अब वो बाहर नहीं जा सकते, तो जब यहाँ इकट्ठा होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे कि एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब कैसे प्रेशर आता है? काइनेटिक थ्योरी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होने से अप्लाइड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। एक प्रेशर क्रिएट होगा, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक, तो ये नीचे से मॉलिक्यूल्स, मतलब वेपराइजेशन हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, फिर ठंडा हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम बनेगा, तो ऊपर नीचे लगा रहेगा, मतलब क्योंकि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, इसलिए नेट रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम का क्या होगा कि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ में इकट्ठा होंगे, वेपर फेज में होंगे, इसी और एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जब भी हम डिफाइन करेंगे हमें क्या लिखना पड़ेगा कि वो लिक्विड इन इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, सो सिंपली प्रेशर exerted by the vapor molecules which is in equilibrium with the liquid state। जब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा तब तक हमको प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। चलिए इसको सीधा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं कि कुकर हम यूज करते हैं ना, प्रेशर कुकर खाना बनाते हैं। ठीक है, आप उसकी सीटी वगैरह लगा देते हैं, सब कुछ दाल चावल जो भी बनाना है, एंड देन रख देते हैं गैस पे। कितना भी हम तेज कर दें फ्लेम को, तुरंत सीटी नहीं बजती है। क्यों नहीं बजती है? क्योंकि नीचे से मॉलिक्यूल्स, पहले वाटर वेपराइज होगा, ऊपर आएगा, ठंडा होगा, फिर नीचे जाएगा, एक इक्विलिब्रियम बनेगा, उसके बाद एक वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, और वही प्रेशर क्या करेगा? सीटी बजाएगा। ठीक है, इसलिए वेपर प्रेशर जब भी हम डिफाइन करेंगे हम क्या करना पड़ेगा? हमें इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा तब तक हमको प्रेशर नहीं मिलेगा। क्लियर?
अब इसके लिए रिलेटिव लॉ एंड वेपर प्रेशर वगैरह सॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, नाउ since the rate of evaporation increases and the rate of condensation decreases with increasing temperature, तो vapor pressure of liquid always increases with increasing temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वेपराइजेशन बढ़ेगा, नो डाउट। इसलिए गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठंडियों में देर से, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपराइज होंगे, वेपराइजेशन बढ़ेगा। It is observed that non-polar or less polar liquids such as diethyl ether and ethyl alcohol possess fairly high vapor pressure on account of weak intermolecular forces. तो obviously इसमें क्या है कि हमने जो लिक्विड लिया है, फैक्टर पे भी आएंगे, कि अगर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में सीधा सीधा आप सोचिए, थोड़ा सा प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड लगाएं, तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल जल्दी वेपराइज नहीं होंगे, ठीक। जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उसके मॉलिक्यूल्स आसानी से वेपराइज होंगे, इसलिए इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इनका वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक। सच एज वाटर पॉजेस रिलेटिवली लोअर वेपर प्रेशर ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो अगर किसी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो उसके मॉलिक्यूल्स जल्दी वेपराइज नहीं होंगे, क्लियर। इसलिए उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इजीली वेपराइज होंगे, ठीक है। नाउ द वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स कैन बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो ये थर्मोडायनामिक्स में हम डिराइव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं log P1 by P2 जस्ट लाइक आरएनएस इक्वेशन, डेल्टा S by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, या T1 T2 by T1 T2 भी लिख सकते हैं, तो आरएनएस इक्वेशन की तरह ही है। तो यहाँ से क्लियर है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी हमको मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ऑलरेडी इसको थर्मोडायनामिक्स में हम डेरिवेशन पढ़ते हैं, ऑलरेडी आपको वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। डेल्टा एच को हम बोलते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। P1 is the vapor pressure at lower temperature T1 and P2 that at higher temperature T2 and R is the molar gas constant, ठीक। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वेपराइजेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, and obviously depends on the nature of the intermolecular forces present amongst liquid molecules, ठीक। तो अगर जो वीक है उनमें ऑब्वियसली वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वेपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली उनमें वेपराइजेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे, क्लियर। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। So there are two important factors on which the vapor pressure of liquid depends. Number one is nature of the liquid. If the intermolecular forces of attraction in the liquid are weak, the molecules can easily leave the liquid and come into the vapor phase, and thus the vapor pressure is higher. For example, the vapor pressure of acetone, benzene, etc. is higher than that of water at the same temperature. तो जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़े टाइटली बाइंड अप है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में क्या होगा, वेपराइजेशन थोड़ा कम होगा, ये जल्दी नहीं टूटेंगे, है ना। और जिनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो ऑब्वियसली उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जल्दी वेपराइज करेंगे, सीधी सी बात है। तो जब जल्दी वेपराइज करेंगे तो ऑब्वियसली उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। And second one is most important, temperature. So as the temperature of liquid increases, its vapor pressure also increases, no doubt. Conversely, vapor pressure decreases as the temperature decreases, ठीक है। For example, the variation of vapor pressure with temperature for water is shown in the following graph. आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 0 to 50 डिग्री, 100, 150 डिग्री सेल्सियस, यहाँ में वेपर प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक में है, तो क्या हो रहा है, ये कर्व ऐसे जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और इसी में एक नाम हम पढ़ते थे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट इस लिक्विड का वह टेम्परेचर है जिसपे उसका वेपर प्रेशर एक्चुअली किसके बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स वेपर फॉर्म, एंड वेपर प्रेशर ऑफ वेपर form is known as atmospheric pressure, ठीक है।
तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड फॉर्म्स बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी को बोलते थे बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो दो फैक्टर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब नेचर ऑफ लिक्विड। तो ऑब्वियसली हमने दो लिक्विड लिया, जैसे सपोज एक वाटर लिया, एक में इथेनॉल लिया। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा वीक होगा, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक, तो ऑब्वियसली जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो उसका वेपर प्रेशर, बोलिए क्या होगा, वीक होगा तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उसका वेपर प्रेशर वीक होगा, एंड वाइस वर्सा। वीक होगा तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा अगर इंटरमॉलिक्यूलर है तो वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये था वेपर प्रेशर डेफिनेशन। देन फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इसको मेजर करते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से। क्लियर है? नाउ सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरफेस टेंशन। ठीक, तो देखिए इसमें दो नाम है, सरफेस मतलब सरफेस और टेंशन, कहते हैं ना टेंशन है। ठीक है, तो इसको क्या चीज़ का टेंशन है, फैमिली टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है, ड्रीम 11 का पैसा लगा है उसका टेंशन है। तो इसको हम समझेंगे इसमें टेंशन वर्ड क्यों लगाया गया। देखिए ये भी एक तरह का क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के नाते ही है। तो सरफेस टेंशन इज आल्सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस अमॉन्ग्स्ट रियल मॉलिक्यूल्स। ठीक, now surface tension is a property of liquids caused by the intermolecular attractive forces. ठीक, clear? A molecule within the bulk of the liquid is attracted equally in all the directions by the neighboring molecules. एक वंडर वाल गैस इक्वेशन करेक्शन में भी पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स अगर विद इन द बल्क ऑफ द मैन उसको क्या है, इक्वली अट्रैक्टेड है। इसमें नेट अट्रैक्टिव फोर्स क्या मानते थे, जीरो, जो कंट्री में माना गया था, जिसको वंडर वाल ने करेक्ट किया था। तो नो नेट अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ में अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन मॉलिक्यूल इन द सेंटर ऑफ लिक्विड इज देयरफॉर जीरो। हाउएवर the molecules on the surface of the liquid are attracted only inward and sideways. This unbalanced molecular attraction pulls some of the molecules into the bulk of the liquid, मतलब inward. तो they will experience an inward pull. Pull को भी फिजिक्स में क्या बोलते हैं, एक तरह का force. As a result of this inward pull on all molecules lying at the surface behaves as if it were under tension. अब यहाँ में क्या चीज का टेंशन है, like a stretched membrane, कि वो एक stretched membrane की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, and that is why this property of liquid is called surface tension, इसलिए इसको बोलते हैं surface tension। ठीक, तो surface क्यों बोला गया, क्योंकि ये surface के मॉलिक्यूल्स पे ठीक है ऑपरेट होगा। जो बल्क में है वो तो इक्वली बैलेंस्ड है, बट जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, दे विल एक्सपीरियंस एन इनवर्ड पुल, तो नीचे की तरफ जाएगा, एक उनको फोर्स लगेगा जो नीचे की तरफ उनको मॉलिक्यूल्स को खींचेगा। तो जो सरफेस पे है, अब नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, पुल लगेगा, मतलब वो क्या होगा, खिंचाव जिसको बोलते हैं ना, पुल। तो दे बिहेव, सरफेस जो होगा वो बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, मतलब वो एकदम स्ट्रेच होता है, तनाव में होता है। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए इसको नाम दिया गया सरफेस टेंशन। क्लियर? चलिए अब यहाँ से अगर आपको क्या डिफाइन करने के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखेंगे, नाउ सरफेस टेंशन में बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए लिक्विड अटेम्प्ट्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया, क्योंकि ये बेसिक साइंस का एक रूल है कि जिसकी सरफेस एनर्जी, मतलब जितना ही एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, तो उसके लिए क्या, सरफेस एरिया को मिनिमम रखेगा। इन अदर वर्ड्स
Surface tension of liquid is defined as the force acting at right angles to the surface along 1 centimeter length, 1 centimeter length of the surface. और इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नल यहाँ पे गामा से लिखते हैं। ये तो सरफेस टेंशन, टेंशन का मतलब क्या है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होती है, सरफेस पे होते हैं एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया टेंशन। ठीक, इसको डिफाइन करेंगे तो एक वर्च्यू है किसी की लिक्विड की, जिससे क्या होता है कि दे ट्राई टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को कम करना चाहते हैं। सरफेस एरिया कम करने का मतलब होता है कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए। डिफिनेशन की अगर बात करेंगे तो फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द सरफेस अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर मतलब पर यूनिट एरिया आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, गामा से। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और क्लियर करता हूं मैं। चलिए अब इस दो डायग्राम यहाँ पे सामने आपके, एक आपको पहले बोला था कि बल्क में अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या होते हैं, पुल्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड इक्वली बैलेंस। इनमें जो भी फोर्स लग रहा है, देखिए वो जितना ऊपर है उतना नीचे है, इधर वाले मॉलिक्यूल से ये बैलेंस है, इधर वाले मॉलिक्यूल से ये बैलेंस है, इधर वाले से ये बैलेंस है, इसलिए इस पे क्या बोलते हैं कि नो नेट अट्रैक्टिव फोर्स। इस तरह के केस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता, इक्वली बैलेंस्ड है। बट जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, ठीक, जैसे सपोज किए कि हमने किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में रखा है, तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ सरफेस पे हैं, ठीक है, इनमें क्या है, देखिए अब इनमें कहानी क्या है कि नीचे तो मॉलिक्यूल होगा बट इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी आएगा, लाइक दैट, इस तरह से क्या होगा इसमें, बट ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ दिखाया, देखिए कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में है, इसको नीचे की तरफ ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, जो साइडवेज में है उनमें भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इनवर्ड, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं तो इनमें क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक इस तरह का फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो जो साइडवेज में वंडर मान ले, इसलिए वॉल्यूम को करेक्शन किया था आइडियल गैस इक्वेशन को, कि जो साइड में है उनमें भी वही कहानी है कि इनवर्ड पुल तो लग रहा है बट इसको बैलेंस करने के लिए इधर कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, इसलिए जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं कि दे विल एक्सपीरियंस एन इनवर्ड पुल, नीचे की तरफ उनमें फोर्स लग रहा है, उसको कोई ऐसा चीज है जो उनको खींच रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सरफेस जो होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, वो टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरफ यह करेगा, तने जिन्हें जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इसलिए इसको नाम दिया गया सरफेस टेंशन्स। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ना मेनिस्कस, की जब टेस्ट ट्यूब वगैरह में हम पानी लिक्विड भरते हैं कोई भी, तो वो क्या हो जाता है, ऐसे कर्व हो जाता है, ऐसे फ्लैट नहीं होता, वो थोड़ा ऐसे कर्व हो जाता है। ठीक है, ये मेनिस्कस क्यों बोलता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि हम नीचे की तरफ इनमें फोर्स लग रहा है। ठीक, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो वो एक इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मेनिस्कस, तो ये इस तरह का कर्व से बन जाता है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। आई होप अब आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि वह मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, टेंशन क्यों बोलते हैं इसको, सरफेस टेंशन होता क्या है, ये प्रॉपर्टी आता कहाँ से है, क्लियर। ठीक है, चलिए यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या बोलेंगे, तो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या हो जाएगा, डाइन्स पर सेंटीमीटर, ठीक, और न्यूटन पर मीटर। एमके सिस्टम में न्यूटन हो जाएगा, ये सीजीएस में डाइन्स पर सेंटीमीटर इन एसआई सिस्टम, तो न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं और डाइन पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर होने से दोनों होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मेनी कॉमन फिनोमेना दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन। फॉर एग्जांपल स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, तो वाटर की जो भी ड्रॉपलेट्स है कितना भी छोटा बड़ा हो वो हमेशा क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, क्योंकि स्फेरिकल शेप का जो सरफेस एरिया होता है सबसे मिनिमम होता है। स्फेरिकल एक ऐसा ज्योमेट्री है जिसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स कितना भी छोटा होगा वो स्फेरिकल शेप में ही मिलेगा। इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन दिस सरफेस ऑफ वाटर, सोचिए, तो इस पे
चलते हैं इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन जो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, वर्च्यू ऑफ सरफेस टेंशन, जो वाटर का सरफेस है बिहेव्स लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, जिसको सर्फेक्टेंट ही बोलते हैं, ये वाटर के सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब में वाटर का या किसी लिक्विड का चढ़ना ऊपर जाना, वो भी क्या है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास, ये भी क्या है? सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे जो सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। ठीक, तो क्लियर? सरफेस टेंशन होता है क्या है? तो सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक इनवर्ड पुल लगेगा, डाउनवर्ड, इसलिए उनमें एक क्या होते हैं? दे बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इसलिए इनको बोलते हैं सरफेस टेंशन। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 1 सेंटीमीटर में आपका जितना फोर्स आएगा उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो डाइन पर सेंटीमीटर या न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया था, सॉरी। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ये आएगा डाइन्स पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ पे राइट एंगल पे जो फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसको लिखते हैं गामा से। क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल, तो यहाँ से आप कोई भी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फर्स्ट, नेचर ऑफ द लिक्विड। तो ऑब्वियसली पेपर प्रेशर भी नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, ये भी क्या होगा? नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ये भी क्या है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो इट इज ए प्रॉपर्टी दैट अराइजेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ attraction among the molecules of the liquid. So greater the intermolecular forces of attraction, greater will be surface tension of that liquid. सीधी सी बात है, क्योंकि ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो वो उसको ज्यादा नीचे की तरफ खींचेगा। तो जब ज्यादा नीचे की तरफ खींचेगा तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? सरफेस टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा है तो आप दोनों को कंबाइन करके पढ़िए तो क्या आएगा? वेपर प्रेशर भी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लिक्विड की मॉलिक्यूल्स में ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी वेपराइज नहीं करेगा, जल्दी वेपराइज नहीं करेगा तो वेपर प्रेशर कम आएगा। ठीक, बट सरफेस टेंशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ भी सेकंड क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये कभी क्वेश्चन में नाम देके पूछता है। सेकंड सेमेस्टर पुराना ओल्ड कोर्स अगर आप पेपर देखिए तो वहां से जनरली क्वेश्चन हमें मिलता था। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। सरफेस टेंशन क्या होता है? पहले हमें फैक्ट को सही से जानना है। तो डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर एंड बिकम्स जीरो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, देखिए टेम्परेचर से जब भी इफेक्ट आते हैं जनरली हम ये बोलते हैं कि आप टेम्परेचर बढ़ाने से एक ही चीज को दिमाग में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जितने भी तरह के इंटर आयनिक अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सब घटेगा। ठीक, तो अगर सिर्फ इतना पॉइंट हम दिमाग में रख ले कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि जो भी वेलोसिटी हमने पढ़ा है, चाहे रूट मीन स्क्वायर हो, चाहे स्क्वायर मोस्ट प्रोबेबल हो, चाहे एवरेज हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मैक्सवेल ने कहा था, ये सब किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, बट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो चाहे रूट मीन हो, चाहे मोस्ट प्रोबेबल हो, चाहे एवरेज हो। ठीक, वेलोसिटी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये तो सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, 3/2 kT। ठीक, मतलब इन ए नटसेल टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? सीधा सीधा डायरेक्टली वेलोसिटी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पहले तेज भागेगा, इसलिए अट्रैक्शन क्या होगा? घटेगा, है ना? उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो भी है, व्हाटएवर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। और सरफेस टेंशन क्या है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? घटेगा। तो रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको मैथमेटिकली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन इज गिवन बाय द इक्वेशन डिड्यूस्ड बाय इयोट वास। इयोट वास ने इन्होंने एक मैथमेटिकली इसको
दिया था। तो ये इक्वेशन दिया था, गामा इक्वल टू के कांस्टेंट है, टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर माइनस टी डी बाई एम का पावर 2/3, वेयर डी इज द डेंसिटी, एम इज द मॉलिक्यूलर मास, टी टेम्परेचर है, टी सी इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, गामा इज सरफेस टेंशन और के इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये मैथमेटिक्स बोलते हैं ना, कभी झूठ नहीं बोलता। तो अगर हम टेम्परेचर को व्हेन टी इक्वल टू टी सी, टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि दोनों इक्वल होगा तो ये डिफरेंस क्या आएगा, 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स अंडर 0। ठीक है, तो किस क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का होता है वो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, जो लिक्विड और वेपर फेज की बाउंड्री होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड एंड देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आप फॉर्मूला याद है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं याद है तो आप डायरेक्टली सीधे भी लिख सकते हैं। मैंने इसको समझने के लिए आप ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, थर्ड, एडिशन ऑफ सरफेस एक्टिव सॉल्यूट। तो देखिए डिफरेंट सॉल्यूट का डिफरेंट केमिक सरफेस टेंशन चेंज नहीं होता है, जैसे चीनी मिला दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ ऐसे भी सरफेस मतलब सॉल्यूट हैं जिनको वाटर में ऐड करने पे वो सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। तो एडिशन ऑफ सरफेस एक्टिव सॉल्यूट्स टू द लिक्विड आल्सो लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जांपल इथेनॉल, मिथेनॉल, सोप्स, डिटर्जेंट्स etc to water lowers its surface tension। इसलिए सोप्स एंड डिटर्जेंट को क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट इज ड्यू टू their property to lower the surface tension of water। जैसे पानी में अगर हम कपड़ा डालें तो नहीं धुलता है, बट उसमें थोड़ा हम डिटर्जेंट डाल दें और सिर्फ रिंज कर दें तो भी कुछ साफ हो जाता है। तो इसलिए हम इनको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट्स। तो देखिए नाम ही इसलिए है, सरफेक्टेंट्स का मतलब होता है कि which lowers the surface tension of water, जो surface tension of water को कम कर देते हैं, surface tension of water। तो जो वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेक्टेंट्स। ठीक, इसलिए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इसमें क्या आ जाएगा, सोप्स एंड डिटर्जेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अगर आपसे पूछता है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेचर ऑफ लिक्विड। तो ऑब्वियसली जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना स्ट्रांग होगा उसका सरफेस टेंशन उतना ही ज़्यादा होगा, नो डाउट। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा तो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन भी घटेगा, कोई डाउट नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली इक्वेशन ये है, आपको याद है तो लिख दीजिए कि व्हेन टी इक्वल टू टी सी गामा इक्वल टू 0। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलता है हमको कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स 0। तो हम थ्योरी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, आई होप हमने यहाँ अभी तक जो पढ़ा वेपर प्रेशर और सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अब टेंशन नहीं लेना है आपको, ये दोनों पॉइंट यहाँ से आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, आपका नोट्स भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड वन इज विस्कोसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं श्यानता। ठीक, ऑल लिक्विड्स हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी टू फ्लो, नो डाउट, इसको बोलते हैं ना फ्लूइडिटी, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, डिफ्यूजन होता है। सम लिक्विड्स लाइक वाटर, अल्कोहल, ईथर etc फ्लो क्विकली, whereas glycerin, castor oil etc flow quite slowly। ये आपने देखा होगा कि कुछ है जैसे पानी गिरा ये तुरंत फ्लो करेगा, बट कुछ ऐसे हैं जैसे हनी है, ग्लिसरॉल है। ठीक है, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल, तो उसको आप ऐसे उल्टा भी कर दीजिए बॉटल को तो भी इसमें से कुछ भी गिरेगा। ठीक है, तो लिक्विड ही है बट किसी में डिफ्यूजन स्लो है, कोई जल्दी क्विकली फ्लो कर रहा है बट कोई स्लोली फ्लो कर रहा है, ऐसा क्यों? The property of liquid which determines their resistance to flow is called viscosity। The property of liquid by which resistance to flow, कि कोई liquid easily flow कर रहा है, कोई क्या है quite slowly है, बहुत ही slow है, उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, उसी को बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी।
So viscosity may be defined as a force of friction with one part of liquid offers to another part of the liquid moving over one another with different velocity. जब ये लेमिनर फ्लो इसको बोलते हैं। एक अगर मान लीजिए एक फ्लो मतलब वाटर है, जैसे सपोज वाटर फ्लो कर रहा है तो लेयर बाय लेयर में कर रहा है, तो अगला अगर जा रहा है तो अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे सिंपली है कि मैराथन रेस में हम दौड़ रहे हैं तो सब कोई चाहता है ना कि हम पीछे वाले से आगे दौड़े, बट आपको एक वहाँ में आप पैर नहीं मार सकते, फॉल हो जाएगा, आप अपनी जितनी स्पीड से भाग सकते हैं भाग में। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ में क्या है कि जब फ्लो होता है किसी लिक्विड का तो लेयर, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर रहता है, तो हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होती है, एक दोनों में डिफरेंस होता है वेलोसिटी का, तो उसमें एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है एक लेयर अपने आगे वाले लेयर पे। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। एक इसलिए इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि लिक्विड के फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता था, हिंड्रेंस इन करंट फ्लो। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया किसी चीज में आप ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस क्रिएट करिए। ठीक, नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F between two layers each having area a square centimeter separated by a distance dx centimeter and having a velocity difference या velocity gradient भी इसको बोलते हैं dv सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्रेडियंट जब आएगा तो dv by dx हो जाएगा। ये तो ये जो फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली दो चीज पे डिपेंड करता है, एक उसके एरिया पे और एक उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। ठीक, dv by dx। अब ये साइन जहाँ भी आता है इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ में आता है ईटा, इसको हम ईटा पढ़ते हैं, जैसे कोई ईटा, एन को थोड़ा स्लाइटली ऐसे करके पीछे, a dv by dx। Now this eta is a constant which is known as coefficient of viscosity। तो जिस लिक्विड में eta की वैल्यू coefficient of viscosity ज्यादा होगा तो उसमें viscosity भी ज्यादा होगा। ठीक, तो viscosity का मतलब क्या था कि resistance to flow। इसको डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो जो बोल्ड करके मैंने लिखा है कि it may be defined as a force of friction, कि एक force of friction है जो हर लेयर अपने आगे वाले लेयर पे लगाता है। ठीक, और सबकी वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो जो वेलोसिटी डिफरेंस मान लिया हमने dv है, दोनों के लेयर के बीच का डिफरेंस मान लिया dx है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम इसको बोलते हैं dv by dx। ठीक, तो ये जो फोर्स आ रहा है दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक एरिया और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv by dx। इस साइन को हटाएंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा ईटा a dv by dx। ठीक, अब इसी को हम बोलते हैं, ईटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? चलिए, अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन निकालें तो जनरली हम फिजिक्स में क्या बोलते थे, यूनिट मान के। तो यहाँ भी वही है कि dx इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन f इक्वल टू ईटा। तो चलिए f क्या था हमारा, ईटा a dv by dx। हमने इसको भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया, इसको 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड मान लिया, यूनिट मान लिया। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, अब आप डिफाइन कर दीजिए। सो द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया needed to maintain unit difference of velocity between two parallel layers 1 centimeter apart। हर लेयर के बीच में कितना डिफरेंस रखना हमें, 1 सेंटीमीटर का। उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उनका एरिया कितना हो जाएगा, हैविंग एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कंडीशन में जितना फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? ठीक है, चलिए अब सोचिए कि अगर मान लीजिए किसी लिक्विड के लेयर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, तो उसका मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। अगर कोई लिक्विड फ्लोली मतलब बहुत ही स्लोली अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि इसमें विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक, जो फास्ट मूव कर रहा है उसका मतलब क्या है कि उसमें विस्कोसिटी कम है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है लेयर के बीच में कम है, इसलिए वो जल्दी मूव कर रहा है। ठीक है,
नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। वही जो भी डिस्कस किया आपको कि फ्लूइडिटी का मतलब है, फ्लूइड मतलब जो होते हैं तरल बोलते हैं हिंदी में, मतलब जिनमें क्या है बहने का गुण है, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो इसलिए रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, कि जिसका रिवर्स हो गया, मतलब जिसका थीटा इज 1/5, फ्लूइडिटी को 5 से लिखते हैं, ठीक है। मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा उसकी फ्लूइडिटी कम, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा। क्लियर? सो लिक्विड विच लो विस्कोसिटी आर टर्म्ड मोबाइल एंड अदर विद हाई विस्कोसिटी आर कॉल्ड विस्कस। तो सबसे विस्कस लिक्विड जो होता है वो ग्लिसरॉल को बोलते हैं। हनी भी हमारा क्या वाटर से ज्यादा विस्कस है, ठीक है, क्योंकि ग्लिसरॉल में ट्राइआइडिक अल्कोहल है। ट्राइआइडिक होने का मतलब होता है कि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होता है, CH-OH CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो ये वाटर से काफी हाईली विस्कस है, ठीक। तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है जिनमें उसको बोलते हैं विस्कस, हाईली विस्कस लिक्विड। जिनमें कम होता है उसको बोलते हैं लो विस्कस या मोबाइल, मतलब उसमें फ्लूइडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या लिखेंगे, तो डाइंस मतलब फोर्स सेंटीमीटर, सॉरी सेकेंड, सेंटीमीटर इनवर्स पावर 2, मतलब डाइंस सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डाइंस मतलब फोर्स सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो आप जैसे यहाँ से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला याद होगा तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। ईटा हमें निकालना है तो F फोर्स ये उल्टा हो जाएगा, एरिया भी नीचे जाएगा, ठीक है। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड 1 पॉइज आफ्टर द नेम ऑफ पॉइजलेस। तो पॉइजलेस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके नाम पे इसको रखा गया 1 पॉइज। तो 1 पॉइज, पॉइज का मतलब क्या हो गया, डाइंस सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ये यूनिट ज्यादा होती है इसलिए इसको हम सेंटी पॉइज 10⁻² पॉइज और मिली पॉइज 10⁻³ पॉइज भी यूज करते हैं, जिनके लिए विस्कोसिटी कम होती है। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पॉइज। पॉइज क्या पॉइजले के नाम पे आया, बट पॉइज होता क्या है, तो 1 पॉइज का मतलब हो गया डाइंस सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, क्लियर। तो ये विस्कोसिटी की यूनिट होगी, बट इसको पॉइज भी लिखते हैं, तो सेंटी पॉइज और मिली पॉइज, ठीक है। चलिए अब जो आपको यहाँ में वही है कि एक लेयर दूसरी लेयर, तो उसी के लिए यहाँ पे एक डायग्राम। तो कंसीडर लिक्विड मूविंग थ्रू अ नैरो ट्यूब, फ्लो कर रहा है। ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड डू नॉट मूव थ्रू द ट्यूब विद द सेम वेलोसिटी, नो डाउट। इमेजिन द लिक्विड टू बी मेड अप अ लार्ज नंबर ऑफ थिन सिलेंड्रिकल कोएक्सियल लेयर। इस तरह से लेयर में आपको दिखाया है कि ये लेयर में है। The layer which are in contact with the walls of the tube are almost stationary. जो walls के contact में वो generally क्या भी move नहीं किया। As we move from the wall towards the center of the tube, take the velocity of the cylindrical layers keeps on increasing till it is maximum at the center. इसको बोलते हैं, this is known as laminar flow. It is a type of flow with a regular gradation of velocity in going from one layer to next, ठीक है। But as we move from the center towards the wall, the velocity of the layers keeps on decreasing. In other words, every layer offers some resistance or friction to the layer immediately below it. तो हर लेयर एक दूसरे पे एक फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है, ठीक है। तो वही मान लेते हैं कि उनके बीच का dx था, वेलोसिटी क्या था dv, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया dv/dx, एरिया हो गया a, तो ये फोर्स इस पे डिपेंड करता है dv/dx, और इसी को हटाते हैं तो एक साइन आता है ईटा a dv/dx। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आता कहाँ से, उसी के लिए ये है कि हर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ऑब्वियसली The liquid with high intermolecular attractive forces offer greater resistance to the flow of molecules and thus causes high viscosity। देखिए सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी दोनों में अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो आप एक कॉमन पढ़ के जाइए कि दोनों में से कोई भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नेचर ऑफ लिक्विड, तो ऑब्वियसली जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा, विस्कोसिटी भी ज्यादा, क्लियर। नाउ सेकंड मॉलिक्यूलर मास।
द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ऑब्वियसली एक मोटा आदमी एक पतला आदमी है, दोनों को दौड़ाया जाए तो आप किसको बोलेंगे? तेज दौड़ेगा, पतला वाला तेज दौड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे है कि जिस मॉलिक्यूल्स का मास अगर ज्यादा है, मतलब हैवी है, तो ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। सो लिक्विड्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास पॉजेस ग्रेटर विस्कोसिटी, तो इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली विस्कोसिटी जनरली इंक्रीजेस एट द ब्रांचिंग इन द चेन इंक्रीजेस। अगर ब्रांचिंग होती है तो उसमें विस्कोसिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैव लो विस्कोसिटी, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो उनकी विस्कोसिटी कम होती है, बट अगर ब्रांचिंग हो गई तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ब्रांचिंग होने से क्या होगा? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उसमें ज्यादा होगा। डेंसिटी, विद राइज इन डेंसिटी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, डेंसिटी बढ़ने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ता है। व्हाइल दैट ऑफ गैस डिक्रीजेस, तो जो हमने गैसेस लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि गैस की विस्कोसिटी घटेगा, तो लिक्विड के लिए क्या होगा? बढ़ेगा, बट गैस के लिए घटेगा। ठीक, and most important, temperature. The intermolecular forces decreases with rise of temperature due to increase in the kinetic energy of the molecules of liquid. तो अभी जो पीछे डिस्कस किया सरफेस टेंशन के लिए, सो विस्कोसिटी भी क्या होगा? डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, तो विस्कोसिटी भी घटेगा, सरफेस टेंशन भी घटेगा। It has been found that the decrease is about 2% पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब हर 1 डिग्री अगर सेल्सियस हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी जनरली कितना घटता है? 2%। अब इसके लिए होल थ्योरी आता है, ठीक है, तो उतना डिटेल यहाँ में फिलहाल नहीं है। द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप, तो जस्ट लाइक आर्हेनियस इक्वेशन, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ये घटेगा। प्रेशर, विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीजेस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स जो होंगे कंप्रेस, वॉल्यूम घटेगा ना, तो जब वॉल्यूम घटेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो इनमें क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली द विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, क्योंकि पहले मान लीजिए कि जैसे सपोज इतना था, बट हमने इसमें प्रेशर लगाया, इधर से भी, जैसे सपोज इधर से भी, तो ये पहले से क्या होगा? ये आ गया, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। क्लियर? तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा। नेचर ऑफ लिक्विड, डेंसिटी बढ़ाने से बढ़ता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड गैस का घटता है, वो अलग बात है। ठीक है, मोलर मास बढ़ाने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप पॉइंट को जैसा आप समरी करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे है कि वाटर के बीच में इसकी विस्कोसिटी कम है, तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा वीक हो गया, इसमें थोड़ा क्या हो गया? ऑलिव ऑयल में थोड़ा ज़्यादा हो गया, देखिए थोड़ा गाढ़ा, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में कि गाढ़ा हो गया है, इसमें फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मीडियम विस्कोसिटी है, सबसे हाईली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ये हो गया हनी। ठीक, तो हनी क्या हो गया? और भी थोड़ा विस्कस हो गया, और भी थोड़ा गाढ़ा हो गया। ठीक है, तो तीनों तो लिक्विड है नो डाउट, बट तीनों की विस्कोसिटी फ्लो जो है अलग अलग है। तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर लो विस्कोसिटी, सबसे इजीली फ्लो करेगा। उसमें थोड़ा मीडियम विस्कोसिटी, क्योंकि मीडियम स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड यहाँ में आ गया ऑलिव ऑयल, और हाई विस्कोसिटी हनी में, क्यों? क्योंकि ये ग्लिसरॉल में, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड हो गया। क्लियर? चलिए निकालते कैसे हैं विस्कोसिटी को? इस इंस्ट्रूमेंट का जो प्रैक्टिकल किया था ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है, यहाँ से हम विस्कोसिटी निकालते हैं लिक्विड का, इवन अननोन लिक्विड का। ठीक है, तो ऑलरेडी आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं। एक अपर मार्क लोअर मार्क लिक्विड को लेते थे, देन टाइम ऑफ फ्लो निकालते थे, फिर वहाँ फॉर्मूले पे रख के विस्कोसिटी ऑफ द गिवन लिक्विड निकालते थे, रिलेटिव विस्कोसिटी निकालते थे। जो इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं उसका नाम है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ठीक, सरफेस टेंशन निकालते थे उसको बोलते थे स्टेगनोमीटर। ठीक है, नाउ कंपैरिजन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। अब हमने दो टॉपिक पढ़ा, एक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, और एक आज जो पढ़ रहे हैं विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट यहाँ में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अक्सर आप देखिए क्वेश्चन यहाँ से मिलता है और हम गलती करके आते हैं।
ठीक, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज विस्कोसिटी ऑफ गैसेज शुड बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से किसी गैस की विस्कोसिटी बढ़ती है, वो भी स्क्वायर रूट में, ठीक, अंडर रूट टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, while the viscosity of liquid decreases with rise in temperature। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, intermolecular forces of attraction decreases with increase in temperature, so that is why viscosity of liquid decreases। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो जो है डिस्कस किया। बट गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, तो या तो बीच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट या फिर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। अब फॉर्मूला भी ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं विस्कोसिटी ऑफ गैस में, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ। चलिए सेकंड क्या कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इट इज ऑब्जर्व दैट द विस्कोसिटी ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। विस्कोसिटी ऑफ गैस जो होता है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, while the viscosity of liquid increases with increase in pressure, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और गैस के बीच का कंपैरिजन है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें मिलते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे। तो विस्कोसिटी ऑफ गैस जो होता है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, बट लिक्विड की विस्कोसिटी जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से, प्रेशर में तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, बट टेम्परेचर में कन्फ्यूजन है, इसलिए आपको लिक्विड में क्या होता है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए सरफेस टेंशन भी घटता है, विस्कोसिटी भी घटता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट गैस की विस्कोसिटी जो होती है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर 2, मतलब सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। स्टेट्स ऑफ मैटर 1 जो हमने पढ़ा था वो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहाँ मेनली हमें गैसियस स्टेट के बारे में ही पढ़ना था, ठीक है। यहाँ में फिलहाल तीनों है, गैसियस में थोड़ा बहुत मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एंड देन सेकेंड उसमें था लिक्विड स्टेट, इसमें तीन ही था, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड देयर फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज 3 टर्म्स, ठीक। एंड देन ऑलरेडी सॉलिड स्टेट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, फ्रॉम माई पार्ट्स यहाँ पे खत्म होता है आपका, ठीक है। तो जैसे क्लास में डिस्कस किया है वही चीज़ आपको यहाँ पे ऑनलाइन है, आप यहाँ से रिवाइज करिए, एग्जाम आपका मई में होने वाला है, ठीक है। सो विश ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, कोई भी डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क, कमेंट करके बता सकते हैं, समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है। अभी तक जो आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको अपकमिंग वीडियो इस तरह का रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय अरुणाचल।